ओके, तो सबसे पहले आप सभी लोगों को जय महाकाल, राधे राधे, जय श्री कृष्ण। सबसे पहले मैं आप सभी लोगों को तहे दिल से शुक्रिया करता हूं क्योंकि आपने मुझे अपना फैमिली एस्ट्रोलॉजर चुना। मेरे लिए ये वाकई गर्व की बात है कि मैं आपके लिए कुछ कर पाऊँ। अगर आप किसी प्रॉब्लम से जा रहे हो, उस प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकूं, या फिर आप कहीं फंस गए हो, आपको डायरेक्शंस नहीं मिल रहे होंगे, बराबर, तो मुझे बहुत खुशी होगी कि मैं उसमें भी आपकी मदद कर सकूं। दैट इज फॉर श्योर, राइट। सी, आप आज डे वन में हो। डे वन में इन द सेंस, अगर आपने मेरी अपॉइंटमेंट बुक कर ली होगी या फिर आप बुक करने जा रहे हो, तो 101% आपको ये वीडियो आज पूरा देखना पड़ेगा। बिकॉज आज डे वन में मैं आपको सिखाऊंगा कि एस्ट्रोलॉजी होता क्या है और एस्ट्रोलॉजर महेश मानकर यानी मैं काम किस हिसाब से करता हूं। सबसे पहली चीज, ओके। फिर उसके बाद में डे टू होगा। डे टू जो होगा वो आपका काउंसलिंग राउंड होगा, जहां पे आपका काउंसलिंग पूरा किया जाएगा मेरी तरफ से। और उसके बाद में फिर डे थ्री होगा। डे थ्री में हम लोग देखेंगे कि एस्ट्रोलॉजी में हम रिजल्ट और अच्छे कैसे ला सकते हैं। ओके। सो इस वीडियो को अंत तक जरूर देखना अगर आप वाकई एक अच्छी लाइफ जीना चाहते हो, आप अपने सारे प्रॉब्लम्स को सॉल्व करना चाहते हो, या आप किसी नए प्रॉब्लम में नहीं पड़ना चाहते हो, तो ये वीडियो आपको अंत तक देखना है। ये वेबिनार आपको अंत तक देखना जरूर है। ओके। सी, बेसिकली व्हाट एस्ट्रोलॉजी इज। देखिए, कोई भी चीज को थोड़ा सा अच्छे से समझने के लिए उसके बेस को जानना या फिर उसके डेफिनेशन को जानना सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है। ओके। सो एस्ट्रोलॉजी क्या है? एस्ट्रोलॉजी इज बेसिकली द स्टडी ऑफ प्लैनेट। ओके। द स्टडी ऑफ प्लैनेट इन द सेंस, अपने गैलेक्सी में, अपने ब्रह्मांड में जितने भी प्लैनेट्स हैं उनके पोजीशन के हिसाब से कुछ इंफॉर्मेशन देना, बराबर, या फिर कुछ डायरेक्शन देना। ओके। या फिर कुछ प्रेडिक्शन करना, या फिर कोई प्रॉब्लम में अगर आप फंसे हुए हो तो उसके ऊपर सॉल्यूशन देना। दिस इज एस्ट्रोलॉजी, राइट। यानी प्लैनेट्स के स्टडी को करके ये सारी चीजें आप आराम से कर सकते हो, दैट इज फॉर श्योर, राइट। अभी एस्ट्रोलॉजी की जिसको स्टडी अच्छे से पता हो, दैट इज एस्ट्रोलॉजर। ओके। वही होता है एस्ट्रोलॉजर, जिसमें से मैं एक हूं। ओके। सी, देर आर लॉट्स ऑफ एस्ट्रोलॉजर्स इन योर सिटी। अगर आप अपने सिटी में सर्च करो तो आपको बहुत सारे एस्ट्रोलॉजर्स मिलेंगे। सिटी के बाहर आपके स्टेट में भी आपको बहुत सारे एस्ट्रोलॉजर्स मिलेंगे। और स्टेट के बाहर आपको इंडिया में भी बहुत सारे एस्ट्रोलॉजर मिलेंगे। और इंडिया के बाहर आपको वर्ल्ड में भी बहुत सारे एस्ट्रोलॉजर मिलेंगे, राइट। इसका मतलब ये नहीं, देखिए, एक बहुत बड़ा मिसकॉन्सेप्शन क्या है लोगों को, मैं वो बता देता हूँ। लोगों को ऐसा लगता है कि सिर्फ और सिर्फ इंडिया में ही एस्ट्रोलॉजी को फॉलो किया जाता है। गलत है वो लोग। इंडिया के बाहर जो एस्ट्रोलॉजर होते हैं ना, उन्हें साइकिक्स कहा जाता है, रिमेंबर दिस। इंडिया के बाहर जो एस्ट्रोलॉजर होते हैं ना, उन्हें साइकिक्स कहा जाता है। साइकिक्स क्या करते हैं? वो द सेम थिंग, दैट इज स्टडी ऑफ प्लैनेट्स। ओके। जेफ बेजोस हो गए, मार्क जकरबर्ग हो गए, स्टीव जॉब्स हो गए, एलॉन मस्क हो गए, ये भी लोग एस्ट्रोलॉजी को बहुत ज्यादा बिलीव करते हैं और फॉलो करते हैं। इंडिया के बाहर के बिजनेस टाइकून्स हो गए, पॉलिटिशियंस हो गए, सेलिब्रिटी हो गए, ये भी लोग क्या करते हैं? एस्ट्रोलॉजर्स को बहुत ज्यादा फॉलो करते हैं। तो ये मिसकॉन्सेप्शन हटा देना कि सिर्फ इंडिया में ही एस्ट्रोलॉजी है, नहीं। इंडिया में ही नहीं, बल्कि हर जगह पे एस्ट्रोलॉजी का काम हो रहा है। ओके। सो ऑलवेज रिमेंबर दिस। लेकिन हर एस्ट्रोलॉजर के लिए एस्ट्रोलॉजी क्या होता है ना, एक तो आर्ट होता है। आर्ट मतलब कुछ प्लैनेट की पोजीशन को पता करना और उस प्लैनेट की पोजीशन के हिसाब से आपको कुछ डिटेल देना, या फिर डिस्क्रिप्शन देना, या फिर प्रिडिक्शन करना, कुछ इंफॉर्मेशन बताना, या फिर प्रॉब्लम होगा तो उसके ऊपर सॉल्यूशन बताना, राइट। कुछ एस्ट्रोलॉजर के लिए ये एक आध्यात्मिक चीज है, मतलब स्पिरिचुअल चीज है, स्पिरिचुअलिटी से जुड़ी हुई। लेकिन मेरे लिए, मतलब जहां पे भी मेरे सेमिनार्स होते हैं, ऑनलाइन ऑफलाइन, इंडिया में, इंडिया के बाहर, वहां पे मैं हर जगह पे एक ही चीज बोलता हूँ, दैट एस्ट्रोलॉजी इज अ साइंस। ओके। अच्छा ठीक है, मैंने बोला नहीं हुआ, मैंने इसको प्रूव भी किया हुआ है। इसीलिए आपने मेरे बारे में पढ़ा भी होगा दैट मेरे बहुत सारे क्लाइंट्स जो है वो साइंटिस्ट भी है, राइट। अब देखिए, साइंटिस्ट किधर और एस्ट्रोलॉजी किधर है, बट स्टिल आई मैनेज टू ब्रिंग देम टुगेदर। साइंटिस्ट फ्रॉम नासा, इसरो, बाग, डीआरडीओ, ऐसे जोन से साइंटिस्ट मुझसे जुड़े हुए हैं, राइट। फिर भी मैंने मैनेज किया हुआ है दोनों को एक जगह पे लाने के लिए। एक छोटा सा प्रूफ दे देता हूं, मतलब बहुत सारी चीजें आपकी क्लियर हो जाएगी। सी, आप सभी लोगों ने चांद को तो देखा होगा। आप लोग सोच रहे होंगे ऑब्वियसली सर ये कैसा सवाल है, हम लोग चांद देखते जरूर है। ओके। सी, चांद का अस्तित्व है, मतलब साइंस है और ज्योग्राफी है। अच्छा, आपने एक चीज सुनी हुई क्या कि उस चांद के पोजीशन की वजह से समंदर का पानी ऊपर नीचे होता है? ऑब्वियसली आप में से कुछ लोगों ने सुना होगा, कुछ लोगों ने नहीं भी सुना होगा, लेकिन ये बचपन में आपने ज्योग्राफी में जरूर पढ़ा होगा, जिसको कहा जाता है इंग्लिश में हाई टाइड और लो टाइड। हिंदी में इसको ज्वार भाट कहा जाता है, और मराठी में इसको भरती होटी कहा जाता है, बराबर। अब ये क्यों हो रहा है ना, दो चीजों की वजह से। सबसे पहला, ग्रेविटेशनल फोर्स ऑफ द अर्थ, और दूसरा है पोजीशन ऑफ द मून।
अच्छा मुझे एक चीज बताइए, अगर इन दोनों की वजह से समंदर का पानी ऊपर नीचे होता है, तो क्या घर का होता होगा या नहीं होता होगा? ऑब्वियसली होता ही होगा, बिकॉज आपने बचपन में और एक चीज पढ़ी होगी, पावर्स एंड फोर्सेस आर इक्वल ऑल ओवर द अर्थ। ऑब्वियसली होता है, लेकिन क्वांटिटी कम है ना, इसीलिए हमको दिखेगा नहीं। समंदर की क्वांटिटी बहुत ज्यादा है इसीलिए दिख जाता है, लेकिन यहाँ पे क्वांटिटी कम है इसीलिए दिखता नहीं है, रिमेंबर दिस। ओके। लेकिन फिर भी अगर आप माइक्रोमीटर और माइक्रो ऑब्जर्वेशन से देखोगे ना, तो आपको वहां पे भी इंपैक्ट और फर्क दिख जाएगा। ओके, अब ह्यूमन बॉडी में सबसे ज्यादा क्या है? एग्जैक्टली, वाटर। ह्यूमन बॉडी में 75% वाटर है। और ह्यूमन बॉडी के कौन से पोर्शन में सबसे ज्यादा पानी है? घबराइए मत, मैं आपको बता देता हूं, अगर आप गूगल करोगे या किसी डॉक्टर से पूछोगे तो आपको पता चलेगा दैट 90% ह्यूमन ब्रेन कंसिस्ट ऑफ फ्लूइड, लिक्विड एंड वाटर। इसीलिए जब आपका जन्म हो रहा था, ओके, जब आप इंडिविजुअली इस पृथ्वी के ग्रेविटेशनल फोर्स से कनेक्ट हो रहे थे, तब उस चांद की पोजीशन अर्थ के 360 डिग्री में कहाँ थी, और उसी पोजीशन की वजह से आपके ब्रेन के वाटर लेवल पर क्या इंपैक्ट था, और उसी वाटर लेवल की वजह से आपको कोई मानसिक बीमारी होगी या नहीं होगी, आपकी थिंकिंग पॉजिटिव रहेगी, निगेटिव रहेगी, डीप रहेगी, नेचुरल रहेगी, ये सारी चीजें क्लियर हो जाती है। ओके, तो ये तो था मेरा पहला एग्जाम्पल। दूसरा सबसे इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल कौन सा है? चलिए थोड़ा सा रिलेट करने वाला एग्जाम्पल देते हैं और मतलब मजा आ जाएगा। अ, आप लोगों ने सुना होगा जब बच्चों का जन्म होता है, तो हमारे घर के बुजुर्ग या फिर डॉक्टर इनको बोलते हैं कि इनको सुबह की पहली किरण दिखा देना, बराबर। उसके पीछे क्या वजह है? उसके पीछे की वजह मैं आपको बता देता हूँ। सी, कोई भी बच्चा जब पैदा होता है ना, तो उसके अंदर में, उसके बॉडी में विटामिन डी की डेफिशिएंसी होती है। ओके, विटामिन डी की डेफिशिएंसी मतलब उसको जॉन्डिस होके रहता है, और जॉन्डिस जिसको भी होता है उसकी एनर्जी कम रहती है, बराबर। इसीलिए जब सुबह की पहली किरण दिखाने को इसीलिए कहा जाता है क्योंकि वो लाइट में, वो सनलाइट में ना विटामिन डी काफी अच्छा खासा होता है, तो उसको विटामिन डी मिलता है वहां से। अब विटामिन डी मिलेगा तो जॉन्डिस कम होगा, जॉन्डिस कम होगा ऑब्वियसली एनर्जी बढ़ेगी। इतना परफेक्टली काम होता है वहां पे। ओके, इसीलिए सुबह की पहली किरण दिखानी पड़ती है। अब मुझे एक बात बताइए, अगर बच्चे का जन्म उसी वक्त हुआ होगा जिस वक्त पृथ्वी पर सुबह की पहली किरण थी, तो अभी आप में से कुछ लोग सोच रहे होंगे सर बर्थ बर्थ तो ऑपरेशन थिएटर में हो रहा है, जन्म जो है वो ऑपरेशन थिएटर में हो रहा है, बराबर। तो ये कैसे वैलिड हुआ? मैं आपको बता देता हूँ, भले ही बर्थ ऑपरेशन थिएटर में हुआ, हम लोग सनलाइट को रोक सकते हैं, सनलाइट को कोई भी रोक सकता है, नो डाउट। लेकिन सनलाइट की एक क्वालिटी होती है जिसको ल्यूमिनेंस कहा जाता है, ल्यूमिनेंस को कोई नहीं रोक सकता। सिर्फ एक ही मटेरियल ऐसा है जो ल्यूमिनेंस को रोक सकता है, दैट इज पारद यानी मर्क्यूरी। ओके, तो मर्क्यूरी ही ल्यूमिनेंस को रोक सकता है, ऑलवेज रिमेंबर दिस। तो इसीलिए आप अपने घर में, अपने रिलेटिव्स में, अपने नेबर्स में, अपने फ्रेंड सर्कल में, अपने कलीग्स में किसी की भी कुंडली उठा के देख लेना, जिनका भी जन्म सूर्य की पहली किरण के वक्त में हो रहा है, वो 101% आपको नेचुरली एनर्जेटिक दिखेंगे, उनमें नेचुरल लीडरशिप क्वालिटी आपको दिखेगी, सेल्फ कॉन्फिडेंट काफी अच्छे खासे रहेंगे, और जनरली ऐसे लोगों को पता नहीं बट हार्ट रिलेटेड प्रॉब्लम्स बिल्कुल नहीं होता, क्योंकि उनका रवि वाकई ही अच्छे पोजीशन में होता है, नो डाउट इन दैट वन। क्लियर? तो इस हिसाब से ना हम साइंटिफिकली सारे प्लैनेट्स को प्रूव कर सकते हैं कि किस हिसाब से वो प्लैनेट 101% अपने ह्यूमन बॉडी या फिर ह्यूमन लाइफ पे एक्ट करता है। सो आई ऑलवेज डील एस्ट्रोलॉजी एज अ साइंस, राइट। अभी आप लोगों के दिमाग में बहुत सारा ये भी चल रहा होगा कि वाई शुड यू सिलेक्ट मी एज योर एस्ट्रोलॉजर, या फिर आपने एस्ट्रोलॉजर मुझे ही क्यों चुना? ओके, सी, एक तो आपको किसी ने रेकमेंड किया होगा, मेरे बहुत सारे क्लाइंट है ना रेकमेंडेड होता है, क्योंकि अगर आपने देखा होगा तो यहाँ पे थोड़ा सा देख लीजिए, आई हैव मोर देन 600, ये तो सिर्फ गूगल के रिव्यूज है। ऐसा भी हो सकता है कि ये वीडियो जब आप देख रहे हो तो ये बहुत ज्यादा क्रॉस भी कर चुका होगा नंबर। ओके, बट आई डू हैव लॉट्स ऑफ क्लाइंट ऑल ओवर इंडिया, ये तो सिर्फ मेरे नागपुर के पेज का ही है एक सिटी। ओके, बट आई डू हैव लॉट्स ऑफ क्लाइंट फ्रॉम ऑल ओवर इंडिया। तो मेरे 605 ही सिर्फ गूगल के रिव्यूज है, जो कि ऑब्वियसली अभी बहुत सारे बढ़ भी गए होंगे। ओके, ये आपको ना कुछ अच्छे अच्छे रिव्यूज भी देखने मिल जाएंगे। ओके, ये तो आप गूगल पे सर्च कर लीजिए महेश मानकर रिव्यूज, एस्ट्रोलॉजर महेश मानकर के रिव्यूज, बहुत सारे आपको देखने मिल जाएंगे, नो नीड टू वरी अबाउट इट। तो यहाँ पे कुछ रिव्यूज दिए हुए हैं, काफी अट्रैक्टिव लिखा हुआ है लोगों ने। कुछ वीडियो रिव्यूज आपको यहाँ पे यूट्यूब चैनल एस्ट्रोलॉजर महेश मानकर में भी देखने मिल जाएंगे, राइट। उसके बाद सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो है, मैं इंटरनेशनल रिसर्चर भी हूँ लाल किताब और वैदिक एस्ट्रोलॉजी का, न्यूमरोलॉजी का एंड वास्तुशास्त्र का। बेसिकली आई एम ऑल्सो मास्टर ट्रेनर ऑफ लाल किताब फॉर द फ्यूचर यूनिवर्सिटी।
अगर आप सर्च करेंगे तो आपको ये भी चीज पता हो जाएगी। 1 लाख से भी ज्यादा काउंसलिंग, एक्चुअली ये थोड़ा सा पुराना डेटा है, अभी वो 1.5 लाख से भी ज्यादा काउंसलिंग्स मैं कर चुका हूँ। 14+ ईयर्स ऑफ एक्सपीरियंस, ये भी पुराना है, अभी 15+ ईयर्स ऑफ एक्सपीरियंस है। ट्रस्टेड लाल किताब एंड वैदिक एस्ट्रोलॉजर, न्यूमरोलॉजिस्ट एंड वास्तु एक्सपर्ट टू सेलिब्रिटी, पॉलिटिशियन, बिजनेस टाइकून्स एंड स्पोर्ट्स पर्सनालिटीज। बहुत सारे क्लाइंट मेरे सेलिब्रिटीज है, अगर आप रिसर्च करते हो तो आपको ये सारी चीजें पता चलेगी। 100% सेटिस्फैक्शन गारंटी। देखो अब ये 100% सेटिस्फैक्शन गारंटी आ कहां से रहा है, वो आता है यहां से। ये अगर आपको एक रेमेडी रिपोर्ट का देखा होगा आपने, ये है मेरे उपायों का ब्रह्मास्त्र। ओके, आपको ना एक 6 मंथ्स रेमेडीज रिपोर्ट देता हूं। ये बहुत अट्रैक्टिव रेमेडी रिपोर्ट होती है। अगर इसको आप कंटिन्यूअस 6 मंथ्स तक फॉलो करोगे ना, तो आपको अच्छे खासे रिजल्ट मिल जाएंगे आपके लाइफ में। ओके, अब ये क्यों होता है मैं आपको बताता हूँ। सी, जैसा मैंने बोला कि बहुत सारे एस्ट्रोलॉजर्स हैं। ओके, तो कुछ एस्ट्रोलॉजर उसमें वैदिक के एक्सपर्ट होते हैं, कुछ एस्ट्रोलॉजर उसमें लाल किताब के एक्सपर्ट होते हैं। लेकिन दो ही ऐसे एस्ट्रोलॉजर हैं जिन्होंने दोनों में पीएचडी या विशारद प्राप्त की हुई है। एक का नाम तो मैं इस प्लेटफॉर्म पे नहीं ले सकता हूँ फिलहाल, लेकिन दूसरा सेंट्रल इंडिया और साउथ इंडिया में मैं अकेला, जो वो एक है वो नॉर्थ इंडिया में। ओके, और सेंट्रल इंडिया साउथ इंडिया में मैं अकेला। तो इसीलिए जब भी आपका एनालिसिस करने में बैठूंगा, यानी आपके डे 2 में, तो आपका जो एनालिसिस होगा वो दोनों के कॉम्बिनेशन से होगा, जिसके वजह से मैं जाना चाहता हूँ दो चीजों के लिए। सबसे पहला है एक्यूरेट प्रेडिक्शन और दूसरा है गारंटीड रिजल्ट्स। ओके, और मैं बोल इसीलिए रहा हूं क्योंकि ये जो 1.5 लाख क्लाइंट है ना, ये सेटिस्फाइड क्लाइंट है। ओके, सिर्फ मैंने काउंसलिंग नहीं की हुई, इनको रिजल्ट्स दिया हुआ है 1.5 लाख से भी ज्यादा लोग। और ये डेटा तो बढ़ते रहेगा, खैर मतलब ये वेबिनार कितना दिन कंटिन्यू इसी वेबिनार पे रहेंगे या वेबिनार चेंज होगा वो भी मैटर करता है, लेकिन ये डेटा तो बढ़ते रहेगा ऑब्वियसली, क्योंकि आप देखिए मेरे अपॉइंटमेंट बहुत ज्यादा बुक्ड रहते हैं। अवेलेबल ही नहीं है टाइम स्लॉट। 25 दिसंबर देख लीजिए, बहुत कम। 27 दिसंबर, ये तो खैर आने वाले टाइम स्लॉट्स है। बहुत कम स्लॉट्स मेरे अवेलेबल होते हैं, तो बुक्ड होते रहते हैं। ओके, सबसे इंपॉर्टेंट चीज, आप कोई भी कंट्री से बिलोंग करते हो वो मैटर नहीं करता, बिकॉज एज आई एम एन इंटरनेशनल एस्ट्रोलॉजर, तो आपको हर कंट्री से सर्विस अच्छा खासा मिल जाएगा। और इवन मेरे ऑफलाइन फ्रेंचाइजीज भी बहुत सारे कंट्री में अभी कुछ टाइम में अवेलेबल हो जाएंगे। कनाडा ऑलरेडी वी आर प्लानिंग, महाराष्ट्र में भी वी हैव अराउंड 5 to 7 सेंटर्स। इंडिया में वी हैव अराउंड 25 सेंटर्स, सो यू डोंट हैव टू वरी अबाउट इट, राइट। तो अभी मैं आपको बताता हूं कि एस्ट्रोलॉजी और एस्ट्रोलॉजर महेश मानकर वाला जो टॉपिक है वो हमने क्लियर कर लिया। अभी हम लोग देखेंगे कि कुंडली एनालिसिस का सेक्शन कैसे कैसे आपका चलेगा। ओके, और वो प्लीज देखना है आपको, कोई भी हालत में हमें देखना है, उसके साथ में कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं। ओके, अभी मैं शेयर कर देता हूं अपना दूसरा वाला स्क्रीन। आई होप ये आपको विजिबल होगा। चलिए, वही कंसिडर करके हम लोग आगे बढ़ते हैं। तो सबसे पहले जो मैं सॉफ्टवेयर यूज कर रहा हूं ना, इट्स वन ऑफ द कॉस्टलीस्ट सॉफ्टवेयर ऑफ एस्ट्रोलॉजी इंडस्ट्री। ये जो सॉफ्टवेयर है, एस्ट्रो ऑफिस, 2018 का कॉस्टलीस्ट सॉफ्टवेयर, वो टाइम पे मैंने लिया था। आप जस्ट इमेजिन करिए, उसी को 6 साल हो गए अभी। तो मेरा एनालिसिस तो उससे पहले से 15 साल से आई एम डूइंग दिस, राइट। मेरी यंग फोटो भी आपको गूगल में दिख जाएगी, जब मैं मतलब कितने कम एज से आई स्टार्टेड माई एस्ट्रोलॉजी फील्ड। ओके, तो सबसे पहले जो मैं प्लेटफॉर्म यूज कर रहा हूँ, इट्स वेरी कॉस्टलीस्ट प्लेटफॉर्म इन द एस्ट्रोलॉजी इंडस्ट्री। ओके, अब सबसे पहले यहाँ पे आपका डेटा लगेगा। फिलहाल मैं कोई अपना एक रॉ डेटा, चलिए हमारे जो अमिताभ बच्चन जी है, हम उनका ही कुंडली उठा के देख लेते हैं यहाँ से। तो आपका जो एनालिसिस स्टार्ट होगा वो यहाँ से होगा। देखिए, सबसे इंपॉर्टेंट चीज ना, डेट ऑफ बर्थ, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है, क्योंकि प्लैनेट की पोजीशन हमें उस डेट के हिसाब से पता चलता है और उस टाइम के हिसाब से पता चलता है। अब बहुत से लोगों के पास में उनका परफेक्ट टाइम होता नहीं है। आपको टेंशन लेने की बात नहीं, क्योंकि मैंने क्या बोला, आई ऑल्सो डील इन लाल किताब एस्ट्रोलॉजी। ओके, तो मैंने साइंटिफिकली प्रूव किया हुआ है कि 2 घंटों में प्लैनेटरी पोजीशन चेंज नहीं होती, सिर्फ 15 मिनट में डिग्रीज चेंज होती है सूरज की और चंद्र की। अगर आपको आपका डेट ऑफ बर्थ परफेक्ट नहीं पता होगा, तो 4 घंटा भी अगर आपने बोल दिया कि मेरा सुबह 6 से सुबह 10 बजे तक जन्म हुआ, तो मैं 8 कंसिडर कर लूंगा। इससे भी हमारा एनालिसिस परफेक्ट होगा और इससे भी रिजल्ट आपको 101% मिल जाएंगे। यू डोंट हैव टू वरी अबाउट इट। अब प्लेस ऑफ बर्थ भी क्यों इंपॉर्टेंट है, क्योंकि 300 किलोमीटर में लॉन्गिट्यूड और लैटिट्यूड का डिफरेंस नजर आता है। और अगर ये थोड़ा सा डिफरेंस बढ़ गया और डिग्री ज्यादा चेंज हो गई, तो प्लैनेट अपने हाउसेस चेंज कर लेगा। तो एटलीस्ट 300 किलोमीटर के पास वाला फेमस एरिया तो भी हमें पता चाहिए। मतलब अगर आप किसी तालुका में पैदा हुए होंगे, तहसील में पैदा हुए होंगे, बेटर है कि आप डिस्ट्रिक्ट ले लो, क्योंकि डिस्ट्रिक्ट तो ऑब्वियसली 300 किलोमीटर में आता ही है। सो वी डोंट हैव टू वरी अबाउट इट। ओके, सो ये मैंने कुछ बेसिक चीजें आपको बता दी। अभी इस कुंडली को हम लोग करते हैं व्यू। ओके,
सी, बहुत लोगों को ऐसा लगता है ना कि एस्ट्रोलॉजी का जो एनालिसिस है वो लग्न कुंडली या फिर जो जन्म पत्रिका होती है, बर्थ चार्ट होता है, उसी से शुरू हो जाता है। नहीं, बिल्कुल नहीं। एस्ट्रोलॉजी का जो प्रेडिक्शन है वो यहां से शुरू हो जाता है। ओके, यहाँ पे यानी देखिए चंद्र राशि से ही शुरू हो जाता है। चंद्र राशि, हर राशि चंद्र राशि कुछ ना कुछ बेसिक नेचर बताती जरूर है। तिथि, तिथि भी कुछ बेसिक नेचर बताती जरूर है। नक्षत्र, हर हर एक व्यक्ति का किसी न किसी नक्षत्र में जन्म हुआ है। तो कुछ नक्षत्र पॉजिटिव एक्ट करते हैं और कुछ नक्षत्र निगेटिव एक्ट करते हैं। तो वो नक्षत्र का भी वहां से भी एनालिसिस शुरू हो जाता है। बराबर, नक्षत्र पाया भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, तो ये जोन हमारे लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अब उसके बाद हमारा जो सीधा स्विचिंग होगा, सीधा स्विचिंग हो जाता है पंचांग में। ओके, अभी उसके बाद में हम लोग कहाँ शिफ्ट करते हैं? सीधा पंचांग में। मैं एक बार वापस एनोटेशन दे देता हूं ताकि मेरा कर्सर आपको दिखे। फिर हम लोग देखते हैं अवक चक्र और घात चक्र को भी, इसको नहीं छोड़ना चाहिए। ओके, यहाँ पे देखिए जो भी अवक चक्र और घात चक्र वाले पैरामीटर्स है, अगर इन दोनों में से किसी एक में भी गड़बड़ हो जाती है ना, तो फिर रिजल्ट्स देने में दिक्कत होती है, या फिर आप अपने लाइफ में कोई ना कोई मेजर कॉम्प्लिकेशंस फेस कर रहे हो, दैट इज फॉर श्योर। और वो कॉम्प्लिकेशंस में भी रिजल्ट देने के लिए थोड़ी सी डिफिकल्टी हो जाती है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि रिजल्ट्स नहीं मिलता है, 101% आपको रिजल्ट मिलेगा, यू डोंट हैव टू वरी अबाउट इट। बराबर है। तो यहाँ पे देखिए ये योग, करण, वर्ण, तत्व, वैश्य, वर्ग, योनि, गण, युंजा, नाड़ी, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। और वैसे ही घात चक्र में मास, तिथि, दिवस, नक्षत्र, योग, करण, प्रहर, चंद्र, स्वीचंद्र। ओके, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट पैरामीटर हो जाता है। उसके बाद मैं शिफ्ट हो जाता हूँ साढ़े साती में, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है एक ह्यूमन लाइफ में। सी, हर साढ़े साती, फिर चाहे वो पहली साढ़े साती हो, दूसरी साढ़े साती हो या तीसरी साढ़े साती, किसी के लाइफ में साढ़े साती 3 बार आती है, किसी के लाइफ में साढ़े साती 2 बार आती है, डिपेंड्स ऑन डिफरेंट फैक्टर, राइट। अब अगर मैं साढ़े साती की बात करूं तो हर साढ़े साती किसी ना किसी फॉर्म में हमें तकलीफ देगी जरूर। बराबर, बहुत लोग डरते हैं साढ़े साती से। ओके, लेकिन एक रियलिटी बता देता हूं मैं आपको, मैंने ही साढ़े साती में सबसे ज्यादा मिलीनियर्स और बिलीनियर्स बनाए हुए हैं। ओके, ये चीज दिमाग में फिट कर लेना। साढ़े साती में हम अपने सैटर्न के पावर को यूज करके जो निगेटिव हो रहा होगा उसको हम एक्सट्रीम पॉजिटिव में कन्वर्ट कर सकते हैं। क्लियर? अब यहां पे देख लीजिए, ये जोन 1950 टू 58 भले ही निगेटिव होगा, लेकिन हम लोग इस जोन में कोई सैटर्न के करंट ट्रांजिट या फिर गोचर को देख के या फिर प्लेसमेंट को देख के हम लोग अगर विधि करेंगे ना, तो साढ़े साती में हम बहुत पॉजिटिव चीजें भी ला सकते हैं, रिमेंबर दिस। ओके, उसके बाद वैसा ही ये साढ़े साती में, और उसके बाद वैसे ही ये साढ़े साती में। आपने ये तीनों जोन में अच्छे से नोटिस किया होगा, श्री अमिताभ बच्चन ने 101% निगेटिव बहुत कुछ फेस किया हुआ है इस जोन में। सर्च कर लेना थोड़ा। बराबर, तो साढ़े साती में इवन प्राइम मिनिस्टर श्री नरेंद्र मोदी जी साढ़े साती में प्राइम मिनिस्टर बने यार। कम ऑन, मतलब साढ़े साती में हम सैटर्न की पावर को अगर यूज करते हैं तो पॉजिटिव भी शिफ्ट कर सकते हैं। गौतम अदानी, मुकेश अंबानी, आनंद महिंद्रा ने साढ़े साती में ही अपने नेटवर्थ को मल्टीप्लाई किया। इंडिया के बाहर अगर हम लोग बात करें तो जेफ बेजोस, एलॉन मस्क और मार्क जकरबर्ग ने साढ़े साती में अपने नेटवर्थ को मल्टीप्लाई किया। ओके, बट यहां पे ना रिस्पॉन्सिबिलिटी मेरी नहीं आपकी हो जाती है। आपकी जो आने वाली साढ़े साती है, क्योंकि मेरी टीम से ना कोई मैसेज आएगा, ना मेरी टीम से कोई कॉल आएगा, ना मेरी टीम से कोई व्हाट्सएप पे मैसेज आएगा, ना ईमेल आएगा कि भैया आपकी साढ़े साती शुरू हो गई है, आप आ जाइए। ये चीज आपको दिमाग में फिट रखनी है कि मेरी साढ़े साती शुरू हो रही है और कुछ तो भी गलत हो सकता है, तो वी शुड मीट एस्ट्रोलॉजर महेश मानकर एज सुन एज पॉसिबल। बराबर, तो ये आपको दिमाग में फिट रखना होगा, क्योंकि मैं इसमें कुछ अलग विधि आपको दूंगा जरूर। ओके, विधि सबकी कॉमन नहीं होती है, रिमेंबर दिस। हर एक की विधि अलग अलग होती है। फिर उसके बाद आ जाते हैं हम लोग आपके मेन चार्ट में, दैट इज योर लग्न चार्ट। अब मैं ना थोड़ा सा पेन बता देता हूँ, पेन ले ले दीजिए मुझे, क्योंकि ना मुझे आपको यहाँ पे कुछ टेक्निकल चीजें भी बतानी है। ओके, सो वो टेक्निकल चीजें मैं इसीलिए बताऊंगा क्योंकि आपको समझ में नहीं आएगा। सी, ये होता है आपका मेन बर्थ चार्ट। ओके, दिस इज योर बर्थ चार्ट। अब यहां से आपका मेजर एनालिसिस जो होने वाला है वो यहां से होने वाला है, दैट इज योर लग्न कुंडली। ओके, यहां से आपका मेन एनालिसिस शुरू हो जाएगा। ओके, अब यहां से इसीलिए क्योंकि ये आपकी वैदिक की कुंडली भी है और ये आपकी लाल किताब की भी कुंडली है। लाल किताब की कुंडली खैर आपको वो समझ में नहीं आएगा, लेकिन उसमें बहुत मेजर डिफरेंसेस है, उसके लिए मैं आपको फ्री वेबिनार्स भी देते रहूंगा, यू डोंट हैव टू वरी अबाउट इट। बराबर है। तो ये जो सारे हाउसेज होते हैं ना, ये जो सारे यहाँ पे बॉक्सेस दिए हुए या फिर ये जो सारे यहाँ पे डिवीजन दिए हुए हैं ना, इनको हाउसेस कहा जाता है। जैसे ये हो गया फर्स्ट हाउस। ओके, ये हाउस नहीं है, ये लॉर्ड है। ओके, हाउस नंबर 1 का लॉर्ड नंबर 11 हुआ।
ओके। अब लॉर्ड नंबर 11 का होना इन द सेंस सबसे इंपॉर्टेंट चीज सैटर्न का घर हो गया, ऐसा समझ के चलिए आप। ओके। उसके बाद ये हो गया हाउस नंबर 2। ओके। उसके बाद ये हो गया हाउस नंबर 3। उसके बाद ये हो गया हाउस नंबर 4। उसके बाद ये हो गया हाउस नंबर 5। उसके बाद ये हो गया हाउस नंबर 6, 7। उसके बाद ये हो गया 8। ये हो गया 9th। उसके बाद ये हो गया हाउस नंबर 10th। ये हो गया हाउस नंबर 11। और ये हो गया हाउस नंबर 12। ये होते हैं 12 भाव। भाव भी कहा जाता है इनको, हम लोग हाउसेस बोलेंगे काउंसलिंग के वक्त में। ओके। तो ये हर हाउस ना कुछ कहता जरूर है। ओके। मतलब कुछ ना कुछ इन द सेंस बहुत कुछ है। अगर हम लोग एस्ट्रोलॉजी को सीखने गए तो आपको, मैं तो बोल रहा हूँ कि मैं 15 साल से अभी भी सीख ही रहा हूँ। इतना वास्ट सब्जेक्ट है। मैं आपको थोड़ा सा शॉर्टकट में बताना चाहता हूँ ताकि डे टू में आपको एनालिसिस देते वक्त में मुझे भी ज्यादा डिफिकल्टी ना हो समझाने के लिए, और आपको भी ज्यादा डिफिकल्टी ना हो समझने के लिए। ओके। तो ये जो होता है ये हाउसेस, और ये यहाँ पे बैठे हुए सारे होते हैं प्लैनेट्स। ओके। ये सारे प्लैनेट्स, राहु, फिर यहाँ पे शुक्र, मंगल, बुध, रवि, चंद्र, ये होते हैं सारे के सारे प्लैनेट्स। अभी फिलहाल के लिए मैं इसको डिलीट कर देता हूँ। डिलीट करने से पहले ये भी देख लेना, ये जो होता है ना ये लॉर्ड्स है। ओके। यानी उस घर का मालिक, इनको लॉर्ड्स कहा जाता है। तो फिलहाल इस चीज को मैं क्लियर कर देता हूं यहाँ पे। तो एनालिसिस करते वक्त में मैं कैसा एनालिसिस करूँ करने वाला हूँ, सबसे पहले इंपॉर्टेंट है हाउसेस। ओके। तो एनालिसिस देते वक्त में मैं आपके सारे हाउसेस को ट्रेस करूंगा। उसके बाद में मैं ट्रेस करूंगा सारे प्लैनेट्स को। ओके। मतलब हम सारे हाउसेस की भी बात करेंगे और सारे प्लैनेट्स की भी बात करेंगे, दैट इज फॉर श्योर। एक भी चीज छूटनी नहीं चाहिए क्योंकि मुझे आपको रिजल्ट अच्छे देना है, इसीलिए मैं सारी चीजों को हम लोग अच्छे से देखेंगे या एनालाइज करेंगे। ओके। तो सबसे पहला जो आपका एनालिसिस होगा वो दैट विल बी टोटली ऑन हेल्थ। ओके। सबसे पहला एनालिसिस आपका होगा हेल्थ के ऊपर। ओके। हेल्थ से जुड़ी हुई बहुत सारी चीजें हम लोग देखेंगे। फिर उसके बाद में हम लोग देखेंगे आपका लाइफ लाइन कैसा बन रहा है। ओके। फिर उसके बाद हम लोग देखेंगे आपका करियर। फिर उसके बाद हम लोग देखेंगे आपका वेल्थ कैसा है। वेल्थ इज वेरी इंपॉर्टेंट। ओके। फिर उसके बाद हम लोग देखेंगे आपके रिलेशनशिप्स, या फिर पहले लिक्विड कैश और फिर उसके बाद रिलेशनशिप, ठीक है, उसको वेल्थ में कंसिडर करेंगे। फिर उसके बाद हम लोग देखेंगे रिलेशनशिप्स। ओके। ये 4-5 जोन है जहां पे हम पूरा डिटेल एनालिसिस करेंगे। ओके। अब एनालिसिस में मैं देखते वक्त में मैं कुछ प्लैनेट्स और कुछ चीजों की बात करूंगा, वो चीजों का हम लोग अभी देख लेते हैं डेफिनेशन। सबसे पहले अगर मैं प्लेसमेंट ऑफ द प्लैनेट तो समझ गया, जैसे केतु इन द फर्स्ट हाउस अभी बताया था मैंने, बराबर। तो ये चीज समझ में आएंगी, लेकिन कुछ इंपॉर्टेंट चीजें जो अभी हमें देखना बहुत ज्यादा जरूरी है, वो है ये डिग्री। ओके। जैसे यहाँ पे 08 डिग्री बोला हुआ है, केतु के ऊपर देखिए 08 बोला हुआ है, तो वो डिग्री होती है। कोई भी प्लैनेट हमेशा याद रखना 0 to 9 डिग्री में होती है। बहुत सारे एस्ट्रोलॉजर 0 to 10 कंसिडर करते हैं, मैं 0 to 9 कंसिडर करता हूं। इनको बाल अवस्था में कहा जाता है, मतलब वो प्लैनेट जस्ट उस घर में आए होते हैं, बराबर। तो यहाँ पे वो उतना पॉजिटिव काम नहीं करते जितना करना चाहिए। उसके बाद कोई भी प्लैनेट ये 10 to 20 डिग्री में जब होगा, ये मैं 20 कंसिडर करता हूं, तो ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज बहुत ज्यादा पॉजिटिव हो जाता है, यानी वो प्लैनेट सबसे अच्छा काम करेगा वहां पे, जिसमें कोई डाउट नहीं है। ओके। वो अपनी युवा अवस्था में होता है। और कोई भी प्लैनेट थोड़ा सा 20 डिग्री को क्रॉस कर लिया, 20 प्लस कर लिया, तो वो अस्त अवस्था या वृद्ध अवस्था में चले जाता है और वो भी अच्छे से काम नहीं करता, रिमेंबर दिस। ओके। तो हमें प्लैनेट्स की डिग्रीज को बढ़ाना बहुत ज्यादा जरूरी होता है, अगर हमारा रिजल्ट प्लैनेट की डिग्री को बढ़ाने से हो रहा होगा तो। ओके। सो ऑलवेज रिमेंबर यहाँ पे डिग्रीज को बढ़ाना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। अब दूसरा सबसे इंपॉर्टेंट पैरामीटर जो मैं यूज करूंगा वो होता है ये, यहाँ पे नीचता दिया हुआ है। ये जो डाउन एरो होता है ना, यहाँ पे देखिए शुक्र के बाद में डाउन एरो है, मतलब वो नीच है, वो वहां पे परफेक्टली काम नहीं कर रहा है। इसका मतलब उसको उच्च करने में सबसे पहले हमें याद रखना है डिग्री, जो रिजल्ट्स देने के लिए सबसे ज्यादा काम करते हैं। ओके। उसके बाद में नीच टू उच्च, थोड़ा सा उसको कंसिडर कर लीजिए। नीच टू उच्च करना बहुत ज्यादा जरूरी होता है। तीसरा सबसे इंपॉर्टेंट चीज पैरामीटर का वो है, मतलब कुंडली का वो है, लाल किताब के हिसाब से कारक ग्रह। एक कॉन्सेप्ट आता है, वो बहुत मेजर कॉन्सेप्ट है। अगर कारक ग्रह का एनिमी अगर किसी घर में बैठा होगा तो वो हाउस को बहुत ज्यादा डिस्टर्ब कर देता है, या कारक ग्रह एनिमी के साथ कहीं पे भी बैठा होगा
फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे भी बैठा होगा, कहीं पे भी बैठा होगा, तो भी वो कारक ग्रह डैमेज हो जाता है और उस हाउस के निगेटिव रिजल्ट्स देते हैं। तो ये कुछ पॉइंट है जहां पे मैं यूज करने वाला हूँ। तो हमें याद रखना है स्ट्रेंथ किसको देनी है अच्छे रिजल्ट के लिए, डिग्री को देनी है, नीच टू उच्च को देनी है, कारक कारक को देनी है, जिसके वजह से हमें रिजल्ट्स काफी अच्छे मिलेंगे। ओके, सो ये सबसे इंपॉर्टेंट जोन है जहां पे आपको रिजल्ट्स मिलेंगे या जिसकी वजह से आपको रिजल्ट्स मिलेंगे। ओके, सो आपका एनालिसिस इस हिसाब से चलेगा जिसमें कुंडली का सारा डिस्कशन होगा, और उसके बाद में फिर आप पूछ सकते हैं अपने क्वेश्चन एंड आंसर राउंड। ओके, क्वेश्चन एंड आंसर राउंड के बाद में फिर आपको आपके रिपोर्ट्स, रेमेडीज रिपोर्ट या फिर 10 ईयर प्रिडिक्शन रिपोर्ट या जो भी रिपोर्ट्स आपको कमिट करेगी मेरी टीम, वो सारे के सारे मिल जाएंगे। यू डोंट हैव टू वरी अबाउट इट। ओके, उसके बाद सबसे इंपॉर्टेंट चीज देखी जाएगी आपकी अंतरदशा और महादशा। ओके, अंतरदशा यानी महादशा मतलब देखिए, ये फॉर एग्जांपल इस कुंडली में अभी अगर हम लोग देखें तो कहा गया, हाँ, अगर हम इस कुंडली को देखें तो पेन एक बार देने दीजिए। हाँ, यहाँ पे शुक्र की महादशा चल रही है 2014 से लेके 2034, ये शुक्र की महादशा चल रही है। और अंतरदशा यानी उसमें सब प्लैनेट कौन सा आया हुआ है, उसमें सब प्लैनेट आए हुए हैं राहु महाराज, जो कि चलेंगे 21/3/2024 तक। क्लियर? तो ये अंतरदशा और महादशा भी कुछ प्रेडिक्शन देती है, तो वो प्रेडिक्शन हमें वहां से करना पड़ेगा। ओके, या फिर कुछ प्रॉब्लम होगा तो उसके ऊपर सॉल्यूशन हमें वहां से करना होगा, रिमेंबर दिस। ओके, अब उसके बाद में आपको बहुत सारी चीजें मिल जाएगी, ऐसा आपका एनालिसिस चलेगा। अब सबसे इंपॉर्टेंट जो थोड़ा सा वापस हम लोग अपने जोन में चले जाता है, कुंडली में चले जाता है कि क्या इंपॉर्टेंट है। ओके, सी, बहुत सारी कुंडली में क्या होता है ना, कॉम्बिनेशन निगेटिव बनता है। ओके, या फिर इस कुंडली में भी अगर हम लोग देखें तो यहाँ पे ठीक है, यहाँ पे नक्षत्र वगैरह नहीं, लेकिन यहाँ पे फॉर एग्जाम्पल अवक चक्र में भी कोई दोष नहीं बन रहा है, यहाँ पे भी कोई उतना मेजर दोष नहीं बन रहा है। हाँ, हालांकि एक बन रहा है, बट आई एम नॉट गोइंग टू डिस्कस दिस ओवर हियर, मैं यहाँ पे डिस्कस नहीं करूंगा। लेकिन बहुत सारे कुंडली ऐसे होते हैं, ओके, जहां पे कॉम्बिनेशंस निगेटिव बैठते हैं। फॉर एग्जाम्पल कर लीजिए, ये वाली कुंडली है, यहाँ पे बैठ गए चंद्र जी यानी मून। ओके, और उनके साथ में बैठ गए यहाँ पे राहु। बराबर, तो ये कॉम्बिनेशन एक निगेटिव होता है। किसी का नक्षत्र निगेटिव होता है, किसी के अवक चक्र में कोई ना कोई दोष बन जाता है, फॉर एग्जाम्पल गंड योग बन गया। बराबर, किसी को हो सकता है यहाँ पे अर्ध काल सर्प योग या काल सर्प योग दिख जाए। बराबर, हो सकता है कि यहाँ पे काल सर्प योग दिख जाए, काल सर्प योग दिख जाए, हो सकता है, राइट। या फिर दूसरे कोई मेजर निगेटिव कॉम्बिनेशन हो रहा है, हो सकता है कि ये देखिए यहाँ पे एक और इफेक्ट हो रहा है, दैट इज मंगल, मांगलिक इफेक्ट हो रहा है। बराबर, तो ये इफेक्ट जो है ना, इसको निगेटिव करना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इनको माइनस करना या फिर इनको शांत करना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ओके, तो अब इसको शांत किस हिसाब से किया जाता है ना, उसकी दो पद्धत होती है। सबसे इंपॉर्टेंट पद्धत होती है, इस पे प्लीज ध्यान दीजिएगा आप लोग, सबसे पहली इंपॉर्टेंट पद्धत पद्धत होती है वैदिक। ओके, और दूसरा होता है मेरा ब्रह्मास्त्र पद्धत, जिससे मैं रिजल्ट देता हूं कंटिन्यूस, दैट इज अघोरी। ओके, वैदिक पद्धत और अघोरी पद्धत। सी, वैदिक में क्या होता है ना, आपको जाना पड़ेगा, कहीं ना कहीं जाना पड़ेगा, फिर बैठना पड़ेगा, थोड़ा सा कॉस्टली होता है, इफेक्ट 50% तक दिखते हैं। बराबर, और उसके बाद में और एक छोटी सी चीज आप नोटिस करेंगे, वो पंडित जी बहुत बार बोल देते हैं कि आपको 8-10 साल बाद कर लेना करके, क्योंकि उसके इफेक्ट कम होना शुरू हो जाता है। बराबर, ये एक थोड़ा सा प्रॉब्लम है। अघोरी पद्धत जो है, ये मेरा ब्रह्मास्त्र पद्धत है, जिसकी वजह से मैं कंटिन्यूअस इतने सालों से नॉन स्टॉप 100% रिजल्ट देते आ रहा हूं। अघोरी पद्धत में आपको कहीं नहीं जाना है, आपको एक लॉकेट दिया जाएगा मेरे अघोरी महाराज से, और वो लॉकेट आपको सैटरडे को, रिमेंबर दिस, वो लॉकेट आपको सैटरडे को पहनना पड़ता है, चांदी के चैन में या फिर गले में, काले धागे में, या फिर चलेगा गले में या फिर कमर में, आप उसको पहन सकते हो। देखो, काले धागे में या चांदी के चैन में, गले में या फिर कमर में, द चॉइस इज योर्स। बट अघोरी शांति ना काम बहुत जबरदस्त करती है, फिर चाहे वो काल सर्प योग हो, फिर चाहे वो मंगल हो, फिर चाहे कुंडली में कोई निगेटिव कॉम्बिनेशन हो रहा हो। बराबर, फिर चाहे पितृदोष हो या फिर कोई दूसरा दोष हो, गुरु चांडाल योग हो, हर जगह पे अघोरी पद्धत काम बहुत ज्यादा करती है। और आप जितने भी सेलिब्रिटीज देखोगे जिनके गले में आपको कुछ ना कुछ एक लॉकेट ईविल आई पैटर्न वाला, हकीक ईविल आई पैटर्न वाला दिखेगा, वो मेरा ही दिया हुआ है। ओके, और अघोरी जी जो है वो मेरे बहुत ही पावरफुल है, कोई डाउट ही नहीं है, और बहुत सारे सेलिब्रिटीज जो है वो उनसे अपना काम कराते हैं। ओके, सो इसीलिए आपका मेजर काम हो जाएगा। ओके,
अब दूसरा एंड सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट पैरामीटर आ जाता है ये। सी, अभी फॉर एग्जांपल हम लोग इस कुंडली में देख लेते हैं, यहां पे देखो, यहां पे शुक्र जी नीच हो रहे हैं। ओके, या यहाँ पे हम लोग और कुछ कंसिडर कर सकते हैं जिसकी वजह से कोई प्रॉब्लम हो सकती है, बराबर। यहाँ पे और थोड़ा सा गुरु की डिग्री कम है फॉर एग्जांपल। बहुत बहुत सारे निगेटिव कॉम्बिनेशन, पॉजिटिव कॉम्बिनेशन आते हैं। ओके, सी, मैंने क्या बोला, हमें या तो डिग्री बढ़ानी पड़ती है, बराबर, या तो नीच टू उच्च करना होता है। ओके, या तो डिग्री बढ़ानी होती है, या तो नीच टू उच्च करना होता है, सबसे इंपॉर्टेंट चीज, या तो कारागृह को स्ट्रेंथ देना होता है। ओके, पहला, दूसरा या तीसरा। अब ये तीनों को करने का सबसे बेटर उपाय क्या है? देखो, मेरा 6 मंथ्स रेमेडी रिपोर्ट तो आपको फॉलो करना ही है, नो डाउट। यहां लिख देता हूं मैं, ये आपको फॉलो करना ही है, उसमें कोई डाउट नहीं है। 6 मंथ रेमेडीज रिपोर्ट, ओके, ये आपको अच्छे से फॉलो करना है, इसका कोई भी डाउट नहीं। लेकिन इसको थोड़ा सा हमें साइंटिफिक अब्जॉर्प्शन देना पड़ेगा। क्यों ना, क्या होता है मैं आपको बता देता हूं। मैं इतने सालों से काउंसलिंग कर रहा हूं ना, मैंने देखा है, जब भी मैंने ना सिर्फ वैदिक पद्धत यूज की हुई रिजल्ट देने के लिए, ओके, तो क्लाइंट को 50% तक रिजल्ट मिला है। ओके, लेकिन जब भी मैंने साइंटिफिक यूज किया है सिर्फ, ओके, दैट इज साइंटिफिक अब्जॉर्प्शन ऑफ द प्लैनेट, तो भी 50% मिला है। ओके, लेकिन जब भी मैंने ये दोनों का कॉम्बिनेशन किया हुआ है ना, तो क्लाइंट को 100% रिजल्ट मिला जरूर है। ओके, तो इसीलिए मैं ये दोनों का कॉम्बिनेशन करने में, इस स्पेशली इस फैक्टर के लिए थोड़ा सा साइंटिफिक पद्धत यूज करना पसंद करूंगा। ओके, सी, साइंटिफिक यानी क्या, आपको ये चीज पता होगी, बीच में अमिताभ बच्चन जी जो है, वो पूरी तरीके से एक्चुअली डिस्ट्रॉय हो गए थे, रोड पर आ गए थे, बराबर। बहुत बड़ा फेल्यूअर था उनकी लाइफ का, फेल्यूअर वाला स्टेज था वो। तो वो जब अपने एस्ट्रोलॉजर के पास में गए थे, तो उनके एस्ट्रोलॉजर ने उनको बोला कि आपको शनिवार की ये विधि करनी पड़ेगी। बट लेटर ऑन अमिताभ बच्चन जी सेड कि मुझे एक तो पुलिस डिपार्टमेंट की परमिशन लेनी पड़ेगी शनि मंदिर जाने के लिए, शूटिंग शेड्यूल डिस्टर्ब होगा, तो कुछ और बताइए। बाद में फिर अमिताभ बच्चन के एस्ट्रोलॉजर ने उनको बोला कि आपको शनिवार को शनि के मंत्रों से अभिमंत्रित किया हुआ शनि की उंगली में शनि का जेमस्टोन नीलम धारण करना है। और जिस दिन अमिताभ बच्चन ने नीलम धारण किया, आज देखिए, ही इज द सेकंड रिचेस्ट एक्टर ऑफ द बॉलीवुड, बराबर। बॉलीवुड के सेकंड रिचेस्ट एक्टर बने। सेम विथ सलमान खान, सलमान खान को भी बीच में कोर्ट केसेस बढ़ गया था, मूवीज फ्लॉप होना शुरू हो गया था। तो वो जब उनके एस्ट्रोलॉजर के पास में गए थे, तो उनके एस्ट्रोलॉजर ने बोला आपको फर्स्ट फिंगर में फिरोजा पहनना पड़ेगा। लेटर ऑन उन्होंने बोला कि यंग एक्टर वो अच्छा नहीं लगेगा, कुछ तो भी दूसरा बताइए। देन सलमान खान के एस्ट्रोलॉजर ने बोला भैया आपको पास रखना है, जैसी भी रखो। देन वो सलमान खान के एस्ट्रोलॉजर ने फिरोजा ब्रेसलेट में किया। ओके, और अगर आप आज उनको 100 करोड़ भी ऑफर करोगे ना, ब्रेसलेट निकाल दो, नहीं निकालेंगे। उसी ब्रेसलेट ने उनको हजारों करोड़ का मालिक बनाया हुआ है। ओके, ये होता है साइंटिफिक अब्जॉर्प्शन ऑफ द प्लैनेट। तो ये जो हम लोग जेमस्टोन पहनते हैं, ये कोई मैजिक नहीं, ये बहुत ही साइंटिफिक चीज है। ओके, सी, अगर हम लोग साइंटिस्ट लोगों का मीटर ले और यहाँ पे हम लोग शनि की ऊर्जा को गिने, तो वो एनर्जी आती है 100%। लेकिन अगर यही मीटर हम लोग लेके गए कहाँ पे, ऐसी जगह पे जहां पे शनि के माइंस, नीलम के माइंस हो, फॉर एग्जाम्पल श्रीलंका की बात कर लेते हैं, अगर हम लोग श्रीलंका के नीलम के माइंस में लेके गए, ये जेमस्टोन आते कहाँ से है? माइंस ही तो आते हैं ना, माइंस में बड़े बड़े रॉक होते हैं, फिर कट किया जाता है, फिनिश किया जाता है, पॉलिश किया जाता है, और जेमस्टोन में कन्वर्ट किया जाता है, बराबर। तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज आपके लिए क्या रहेगी, वो एनर्जी गिनना। ओके, तो जब आप ये माइंस में वो मीटर को लेके जाओगे, वहां पे मीटर एरर E06 थ्रो करेगा। एरर E06 मतलब मीटर फेल, मीटर अपना काम ही नहीं कर पाया। ओके, उसके बाद अगर ये मीटर ऐसे किसी व्यक्ति के पास लेके जाओगे जहां पे आ, उन्होंने नीलम पहना हुआ है, उस व्यक्ति के पास में अगर आप लेके गए, तो वहां पे मीटर शो करेगा 500 to 1000 की रीडिंग, मतलब 5 टाइम्स 10 टाइम्स वहां पे एनर्जी ज्यादा है शनि की, बराबर। तो इसी चीज को कहा जाता है साइंटिफिक अब्जॉर्प्शन ऑफ द प्लैनेट, या साइंटिफिक अब्जॉर्प्शन ऑफ द एनर्जीज ऑफ द प्लैनेट। ये चीज बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिए। तो इसी तरह जब आप सारी चीजों को, मेरी बताई हुई चीजों को अच्छे से फॉलो कर लोगे, ओके, देखो अभी भी मैं वापस बता रहा हूं, पेन ले लेता है। सबसे इंपॉर्टेंट चीज, मैं जो रेमेडीज रिपोर्ट आपको दूंगा, ओके, दैट इज योर रेमेडीज रिपोर्ट, उसको आप प्रॉपरली 6 मंथ तक फॉलो कर लेते हैं, तो आपको बहुत अच्छा शिफ्ट मिल जाएगा। ओके,
सारा लिखा हुआ पॉइंट टू पॉइंट आपको फॉलो करना है। होता क्या है ना, सी, ये जो आपकी कुंडली है, ये जो आपका बर्थ चार्ट है, ये बर्थ चार्ट नहीं है, ये मिनिस्ट्री है सर, यानी मंत्रालय। ओके। और यहाँ पे ये जो प्लैनेट्स बैठे हुए हैं, जैसे शनि महाराज हो गए, केतु महाराज हो गए, ये कौन है? ये सारे मिनिस्टर्स है। तो किसी भी मिनिस्टर को ये अच्छा नहीं लगेगा कि उसकी पावर कम की जाए। हम लोग एस्ट्रोलॉजी में कर क्या रहे हैं? जो अच्छे मिनिस्टर है उनकी स्ट्रेंथ को बढ़ा रहे, जो बुरे मिनिस्टर है उनकी स्ट्रेंथ को कम कर रहे हैं। ओके। बट किसी भी मिनिस्टर को ये अच्छा नहीं लगेगा कि उसकी पावर कम की जाए, इसीलिए वो क्या करते हैं ना, ये सब होने नहीं देते। ओके। सो इसीलिए आपको क्या करना है, फोर्सफुली अपने रेमेडीज रिपोर्ट को फॉलो करना है, क्योंकि प्लैनेट्स आपको रोकेंगे जरूर। राइट। अब एक चीज हमेशा याद रखना, आप ना जनरली देखना, सिंधी, मारवाड़ी, गुजराती, जैन बिजनेस पर्सनालिटीज जो होता है, जो काफी अच्छा खासा ग्रो कर ले अपने लाइफ में, वो ऑब्वियसली अपने एस्ट्रोलॉजी को बहुत ज्यादा फॉलो करता है, क्योंकि उन्होंने क्या रखा हुआ है ना, एस्ट्रोलॉजी को एज अ प्रोसेस रखा हुआ है। ओके। एस्ट्रोलॉजी को एज अ प्रोसेस रखा हुआ है। हम लोग क्या करते हैं ना, एस्ट्रोलॉजी को एज अ रिजल्ट रखते हैं। रिजल्ट मतलब हम तभी एस्ट्रोलॉजर के पास में जाते हैं जब हम कोई प्रॉब्लम में हो। ऐसा कभी नहीं होना चाहिए। प्रॉब्लम में ना पड़ने के लिए भी एस्ट्रोलॉजी को हमेशा फॉलो किया जाता है। ऑलवेज रिमेंबर दिस। क्लियर? तो सबसे पहले अपने एस्ट्रोलॉजी को काफी स्ट्रांग कर लीजिए, अपने प्लैनेट्स को काफी स्ट्रांग कर लीजिए, अपने बर्थ चार्ट को काफी स्ट्रांग कर लीजिए, तो आप भी अपने लाइफ में पॉजिटिव शिफ्ट देखोगे। ओके। सो ये चीज सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ये था आपका आज का डे वन का वेबिनार, विच इज वेरी इंपॉर्टेंट। आपने इसको अंत तक देखा, इसके लिए तहे दिल से शुक्रिया। लेकिन अगर कुछ चीज समझ में नहीं आ रही होगी तो वापस आप रिवाइंड करके देखिए, क्योंकि डे टू में मैं इन चीजों के बारे में बिल्कुल डिस्कशन नहीं करूंगा। डे टू में मेरा पूरा कॉन्सेंट्रेशन जो रहेगा वो आपके बर्थ चार्ट के ऊपर रहने वाला है, दैट इज फॉर श्योर। ओके। सो बर्थ चार्ट के ऊपर कंसंट्रेशन में मैं कुछ बात नहीं करूंगा। ओके। यहाँ पे सीधा आपका एनालिसिस होगा, जैसा मैंने बोला, हेल्थ, करियर, रिलेशनशिप, फाइनेंस, ओवरऑल लाइफ, सारा डिस्कशन वहां पे होगा। फिर क्वेश्चन एंड आंसर राउंड होगा, और फिर उसके बाद आपका रेमेडीज रिपोर्ट का प्रिपरेशन होगा। ओके। सो ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है आप लोगों के लिए। मिलते हैं कल डे टू में, आपके एनालिसिस वाले राउंड में, कल या फिर जब भी आपका अपॉइंटमेंट शेड्यूल्ड हुआ है मेरी तरफ से या मेरी टीम की तरफ से, सो तभी हम लोग 101% मिलेंगे। ऑल द बेस्ट फॉर योर काउंसलिंग सेशन। मिलते हैं, बहुत मजा आएगा आपके साथ में। एंड ट्रस्ट मी, जो भी आप फॉलो करोगे आपको उसके रिजल्ट मिलेंगे जरूर, 101% मिलेंगे जरूर। सी यू इन द काउंसलिंग सेशन।